अचीवर्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो कल की क्लास के अंदर हमने रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स लोन अकाउंट अपना फिनिश कर दिया था। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना कैश और बैंक अकाउंट का बैलेंस। तो सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कैश और बैंक बैलेंस के अंदर हमने किस अमाउंट को डेबिट करना है और किस अमाउंट को क्रेडिट करना है। तो उस चीज के लिए ये देखिए अमाउंट टू बी डेबिट और अमाउंट टू बी क्रेडिट का है। तो सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि एसेट्स का हमेशा कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है। और कैश और बैंक बैलेंस है वो भी हमारा एसेट्स है, तो एसेट्स को हम हमेशा डेबिट साइड में रखेंगे। इसलिए मैंने लिखा है कि डेबिट बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक बैलेंस। क्लियर है? डेबिट साइड, डेबिट बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक अकाउंट। ठीक है। नेक्स्ट वन है कि अगर आपने कोई एसेट्स को सेल किया, एसेट सेल किया है, तो एंट्री क्या हो जाती है, कैश अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। यही एंट्री करेंगे। तो चाहे कैश लिख दो या इधर बैंक लिख दीजिए। तो वही किया है, डेबिट साइड है तो डेबिट साइड में टू एसेट्स क्या किया है मैंने यहाँ पे अपनी एसेट्स को सेल किया। तो सेल करने से जो भी रियलाइज हुई अमाउंट उसको हम डेबिट साइड के अंदर लिख देंगे। ओके। नेक्स्ट वन है कि अगर पार्टनर से हमने कोई भी अमाउंट मंगवाई है तो फर्म के लिए वो क्या हो जाएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन। और पार्टनर्स क्या होगा, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो गिवर जो कौन है वो पार्टनर है और फर्म में क्या हुआ है, अकाउंट का व्हाट कम्स इन, तो डेबिट व्हाट कम्स इन। तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश या लिख देंगे बैंक अकाउंट डेबिट, और पार्टनर से मंगवाई है इसलिए क्रेडिट द गिवर लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? इसलिए हमने कैश और बैंक बैलेंस का अकाउंट बना रहे हैं तो हमने डेबिट साइड में टू पार्टनर से जितनी भी अमाउंट हमें रियलाइज हुई है हमने वो इसके अंदर टेक्स्ट कर दिया। क्लियर है? एंटर हो गई है, समझ आ गया ये वाला पॉइंट। नेक्स्ट वन करें कि अब अमाउंट कौन सी क्रेडिट करनी है। स्टूडेंट्स अगर हम क्रेडिट करेंगे तो हमने सारी की सारी जितनी भी एंट्रीज है वो हमने फर्म के पॉइंट से जाननी है, ना हम पार्टनर्स के बिहाफ पे देखते हैं। हाँ, अगर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना रहे तब आप पार्टनर्स के अकॉर्डिंग उसकी एंट्री करोगे, बट अदरवाइज हम फर्म की पॉइंट से ही सारी की सारी एंट्रीज करते हैं। आप ये समझ के चलो कि मेरी फर्म है तो मेरी फर्म में मैंने कैसे एंट्री करनी है, अकॉर्डिंग टू पॉइंट ऑफ व्यू फर्म। ठीक है। आप एंट्री कर दीजिए अमाउंट गिवन फॉर पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी। जब आप लाइबिलिटीज का पे ऑफ करोगे तो एंट्री क्या हो जाएगी, अमाउंट गिवन फॉर पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी। अब कोई भी लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी की जब पेमेंट करोगे तो लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, क्योंकि क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जब आप लाइबिलिटी कोई पे कर रहे हो तो आपका कैश और बैंक बैलेंस कम हो रहा है, और जब गोज हो रहा है तो हमने क्रेडिट कर दिया। लाइबिलिटीज का वैसे बैलेंस क्या होता है, लाइबिलिटीज को हम क्रेडिट करते हैं, बट यहाँ हमने लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर दिया। जब पे ऑफ करोगे तो रिवर्स हो जाता है, फिर हमारा डेबिट हो जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट वन है अमाउंट गिवन फॉर रियल एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस की जब पेमेंट करेंगे तो एक्सपेंसेस डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। लेकिन यहाँ पे हम एक्सपेंसेस को पे ऑफ कर रहे हैं, जब पे ऑफ कर रहे हैं तो हमारा कैश अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। वही सेम रियल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। क्लियर है? नेक्स्ट वन है कि अगर हमने पार्टनर्स को पेमेंट की है तो पार्टनर्स डेबिट द रिसीवर। यहाँ पे पार्टनर्स को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, और हम कैश पे कर रहे हैं तो टू कैश अकाउंट हो जाएगा। लाइबिलिटी की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। क्लियर है? यहाँ तक आपको सारे पॉइंट्स आई होप क्लियर हो गए होंगे, समझ आ गए। कैश और बैंक अकाउंट की मैंने आपको पॉइंट्स करवाए हैं कि विच इज डेबिट साइड एंड विच हैज क्रेडिट साइड। ओके, नाउ अब कुछ पॉइंट्स को हमने ध्यान में रखना है कि अगर मान लीजिए कैश और बैंक अकाउंट दोनों ही हमें गिवन है तो हम क्या इसकी अलग अलग एंट्री करेंगे? नो, हम क्या करेंगे, या तो कैश
बहुत सारी एंट्रीज कैश के अंदर ही हो रही है, तो फिर हम बैंक अकाउंट को कैश में शिफ्ट कर देंगे, तो बैंक अकाउंट टू कैश कर देंगे। अदरवाइज मतलब कहने का ये है कि अगर कैश और बैंक है, ठीक है, तो चाहे कैश की एंट्री सारी बैंक में डाल दो, चाहे बैंक की अमाउंट सारी कैश में डाल दो, मीन्स आपने एक अकाउंट कैश को बैंक में शिफ्ट कर देना, फिर बैंक से सारी की सारी एंट्रीज आपने करनी है, ठीक है। तो अगर दोनों आपके अकाउंट्स गिवन है तो आपने वन अकाउंट को प्रिपेयर करना है, तो शिफ्टिंग हो जाएगी कि मान लो कैश का सारा पैसा आप बैंक में डाल रहे हो, तो कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। तो बैंक अकाउंट में आपने जब सारा पैसा डाल दिया है तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये फॉर्म के अकॉर्डिंग, ठीक है। मान लीजिए आपका कैश का बैलेंस था 1 लाख और बैंक का बैलेंस था आपका 5 लाख लिख दीजिए, ठीक है। तो अब आपने क्या किया, जो कैश था 1 लाख का वो आपने इधर डाल दिया, तो टोटल बैंक का अकाउंट कितना बन गया है, 6 लाख, ठीक है। आपने नहीं, अभी तो सिर्फ 1 लाख ही डाला है ना, तो टोटल कितना डल जाएगा, 1 लाख आपने कैश के अंदर डाल दिया, ये 1 लाख बैंक में डाल दिया, तो अब टोटल जो अमाउंट ये 1 लाख जब आपने बैंक में डाल दी तो अपने पास कितनी बन गई, टोटल 6 लाख बन गई है, क्लियर है। नेक्स्ट वन है कि चाहे आप कैश अकाउंट बना रहे हो या आप बैंक अकाउंट बना रहे हो, उसके डेबिट और क्रेडिट साइड ऑलवेज इक्वल होगा, अगर कहीं भी आपकी इक्वालिटी नहीं आ रही है तो आपने कहीं ना कहीं मैथमेटिकल एक्यूरेसी में कहीं प्रॉब्लम है, ओके। तो इस तरह से ये वाले सारे पॉइंट्स आपके हो गए हैं कैश और बैंक अकाउंट के। जो 3 अकाउंट्स बनाए थे, पार्टनर्स लोन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और रियलाइजेशन अकाउंट, वो मैंने आपको इसे लास्ट क्लास के अंदर करवा दिए थे। अब हम कर रहे हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड प्रोविजंस। बच्चे रिजर्व्स और प्रोविजंस हैं तो वो ऑब्वियसली है, जब फर्म डिसोल्यूट हो रही है तो वो सारे के सारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर शिफ्ट हो जाएंगे, सारे के सारे हम पार्टनर्स को डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे कि अब इसके अंदर दे दीजिए जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व है, रिजर्व फंड है, या वर्कमैन कंपनसेशन फंड है, ठीक है। जब फॉर्म बंद ही हो गई है तो अब तो कुछ इनको करने की जरूरत ही नहीं है, ये हमने आगे फ्यूचर के लिए बनाए थे सारे प्रोविजंस फंड्स जो हैं, और जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ठीक है, क्रेडिट बैलेंस है, तो वो हम सारे का सारा 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर डिवाइड करेंगे पार्टनर्स में। बट ये करेंगे कौन से में, ये हम करेंगे डिवाइड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक है। कैपिटल रेशियो में मत कर देना इसको, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर हमने इसको डिवाइड करना है। क्लियर हो गया आपको कि किस तरह से करना है। हाँ, अगर लॉस है या कोई नॉमिनल एसेट्स है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, ये तो कौन सा था हमारा, क्रेडिट बैलेंस था, डेबिट बैलेंस हो गया तो हमारा लॉस हो गया है, ठीक है। नॉमिनल एसेट्स है, जैसे कोई एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर्स किए हैं आपने फ्यूचर के लिए, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स किए हैं, जो हम बैलेंस शीट के अंदर डेबिट साइड में लिख देते हैं, तो जो बैलेंस शीट के सॉरी एसेट साइड में लिख देते हैं, बैलेंस शीट के हम यहाँ पे एसेट साइड में लिख देते हैं ना, यहाँ पे जो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस होते हैं यहाँ पे लाइबिलिटीज एंड कैपिटल हो जाता है, ठीक है। एसेट साइड में अगर एक्सपेंसेस हैं तो उनकी कैसे एडजस्टमेंट होगी, तो वो एंट्री हो जाएगी, रिवर्स कर देंगे इसकी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और 2 जो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस आपने दिए हैं वो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट मिल जाएगा। क्लियर है आपको कि किस तरह से क्रेडिट साइड के एडजस्टमेंट्स करने हैं और किस साइड डेबिट की एडजस्टमेंट्स करनी है। अब क्या है कि अगर आपने कोई स्पेशल रिजर्व्स या प्रोविजंस बना रखे हैं, जैसे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, तो इनकी कैसे एडजस्टमेंट्स करेंगे। बच्चे जब स्पेशल प्रोविजंस बनाए होते हैं तो वो हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ना डाल के वो हम उनके रियलाइजेशन अकाउंट में डाल देते हैं, ठीक है। कि कोई भी स्पेशल बना रखे हैं तो वो हम उनके कैपिटल में ना के ट्रांसफर करेंगे बल्कि रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे, बिकॉज प्रोविजंस लाइबिलिटी है हमारी, ठीक है। तो लाइबिलिटीज को हमने रियलाइजेशन में ट्रांसफर करना है, तो इसके अंदर देखिए जैसे प्रोविजन
फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ये स्पेशल रिजर्व है ना, इसलिए डिस्काउंट ऑन डेटर्स हो गया है। फिर आ गया है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हो गया है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स हैं, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी है, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये कौन से हैं, ये स्पेशल रिजर्व्स हैं। जब स्पेशल रिजर्व्स होते हैं जो हम किसी पर्टिकुलर किसी पर्पस के लिए बनाते हैं तो उनको हम सब के सब रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। समझ आ गया? ये अब आपने डिफरेंस देखना है। जो मैंने इससे पहले रिजर्व्स करवाए हैं, जनरल रिजर्व हो गया है या आपका रिजर्व फंड हो गया है या क्रेडिट साइड का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, वो हमने ट्रांसफर किए हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। बट ये सब हम उनके रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, जो भी आपके स्पेशल प्रोविजंस या रिजर्व्स हैं। तो स्टूडेंट्स यही मिस्टेक करते हैं, स्पेशल प्रोविजंस को उनके पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। अब आ गया है कि ये तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स था, अगर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स हो जाता है, ठीक है, लाइबिलिटीज अगर कर दिया आपने, सॉरी स्पेशल रिजर्व जिनके डेबिट बैलेंस कर दिए हैं, तो उनकी एंट्री क्या हो जाएगी, अगर रियलाइजेशन अकाउंट यहाँ पे रियलाइजेशन को क्रेडिट किया था, वो प्रॉफिट एंड लॉस का क्या था, डेबिट बैलेंस था, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का स्पेशल प्रोविजन एंड डेबिट बैलेंस है, इसलिए हमने इसको रियलाइजेशन के अंदर ही शिफ्टिंग कर दिया है। नहीं, प्रोविजन फॉर डेबिट बैलेंस को तो हमने उनके पार्टनर्स में डाला था, टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स है ये, क्योंकि स्पेशल रिजर्व हो गया ना। स्पेशल रिजर्व्स जैसे यहाँ पे डेटर्स थे, आपके जो डेटर्स थे वो भी हमने रियलाइजेशन में डाले थे, तो उसी तरह से सेम ये भी एक स्पेशल रिजर्व है क्रेडिटर्स वाले, तो ये भी हम स्पेशल रिजर्व मान के चलेंगे। बट ये कौन सा बैलेंस हो गया, डेबिट साइड के अंदर लिखे जाएंगे, इसलिए हमने इनको रियलाइजेशन में डेबिट कर दिया, और ये वाले जो हैं ये प्रोविजंस को हमने रियलाइजेशन के अंदर क्रेडिट कर दिया। क्लियर है? नेक्स्ट वन है अनरिकॉर्डेड एसेट्स। अब अनरिकॉर्डेड एसेट्स कौन सी होती है, जो हमने एसेट्स के अकाउंट्स के अंदर शो नहीं किए, एसेट्स के अकाउंट्स के अंदर शो नहीं किए हैं, उनको हम बोलते हैं एसेट्स अनरिकॉर्डेड। अब इनके टू तरह से पे ऑफ हो सकता है कि या तो हम कैश में पे ऑफ कर दें या वो एसेट्स को पार्टनर्स टेक ओवर कर ले, तो हम यहाँ लिख देते हैं अनरिकॉर्डेड एसेट्स। अब इसका टू ऑप्शंस है कि या तो एसेट्स है, ऑब्वियसली कैश रियलाइज्ड होगा, कैश रियलाइज्ड होगा तो क्या होगा कि एसेट्स सोल्ड इन कैश, कि हमने इसको या तो कैश में सेल कर लिया या ये टेक ओवर कर ली है बाय पार्टनर्स, टेक ओवर बाय पार्टनर्स। तो हमें सिंपल सा मालूम है कि जब हम कैश में कोई भी एसेट्स को सेल करते हैं तो हमारे पास कैश आता है, तो कैश अकाउंट को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। डेबिट व्हाट कम्स इन, एसेट्स के लिए रियल अकाउंट्स के लिए यही होता है ना, तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और जब पार्टनर्स उसको टेक ओवर कर लेंगे तो एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो इसलिए हमने ये एंट्री कर दी है यहाँ पे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। समझ आ गया आपको कि अगर एसेट्स को कैश में सेल कर दिया तो एसेट्स हमारी कैश डेबिट हो जाएगा और एसेट्स क्रेडिट हो जाएगी, बट अगर टू एसेट्स लिखेंगे यहाँ पे, टू रियलाइजेशन ही टू एसेट्स, बट अगर एसेट्स को पार्टनर से टेक ओवर कर लिया तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट वन है, बट इनकी फिर एंट्री कहाँ कर देनी है, रियलाइजेशन में कर रहे हैं, सो सॉरी।
अब ये एंट्रीज भी रियलाइजेशन नहीं होगी ना, तो रियलाइजेशन अकाउंट को ही हमने क्रेडिट करना है, पहले हमने ठीक किया था, ठीक है, क्योंकि रियलाइजेशन की अनरिकॉर्डेड एसेट्स की हम एंट्री कर रहे हैं ये। ओके, नेक्स्ट वन है कि अगर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज आ रही हैं, अब अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज हैं, तो लाइबिलिटीज को जब हम पे ऑफ करेंगे तो एसेट्स की कैश के अंदर पेमेंट होगी या लाइबिलिटीज पेड इन कैश, या लाइबिलिटीज पेड बाय पार्टनर्स, पेड बाय पार्टनर्स। जब लाइबिलिटीज को कैश से पे ऑफ करेंगे तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश क्या हो जाएगा हमारा, कम हो जाएगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है, तो कैश को हम कम कर देंगे तो टू कैश अकाउंट हो जाएगा और ये रियलाइजेशन के अंदर एंट्री हो गई है। लाइबिलिटीज अगर पेड बाय पार्टनर्स करते हैं तो बस कुछ नहीं करना है, रियलाइजेशन टू कैश की जगह टू पार्टनर्स हो जाएगा, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है बच्चे? ओके, तो ये हमारी क्या एंट्री हो गई है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज की हो गई है। नेक्स्ट वन है कि इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर, कि जब पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो पार्टनर जब इंसॉल्वेंट हो जाएंगे तो इसके अंदर भी हमारे पास टू ऑप्शंस हैं पार्टनर्स के इंसॉल्वेंसी के। इंपॉर्टेंट है इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर, तो वो देख लीजिएगा कि जब आप रियलाइजेशन अकाउंट का जो लॉस है उसको भी डेबिट कर देते हो, और जो पार्टनर्स के फिर कैपिटल अकाउंट है उनके भी क्या हो जाते हैं, डेबिट बैलेंस हो जाते हैं, तो ये क्या हो गया हमारा, इंसॉल्वेंट हो गया पार्टनर। कोई भी पार्टनर एक भी हो सकता है, सारे भी हो सकते हैं। तो अब इसके अंदर क्या होता है, कैपिटल डेफिशिएंसी, जब रियलाइजेशन अकाउंट का भी डेबिट बैलेंस हो रहा है और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का भी डेबिट बैलेंस हो रहा है, ठीक है, तो इसके अंदर आप कह दोगे कि ये क्या कहलाया जाएगा, कैपिटल डेफिशिएंसी, इसको हम बोलते हैं कि कैपिटल की डेफिशिएंसी, ठीक है। तो अब इसके अंदर अगर पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, तो फॉर्म में हम कैश ले आएंगे, जो अदर पार्टनर्स है वो फॉर्म में कैश ले आते हैं, बट अगर मान लीजिए सारे के सारे ही पार्टनर्स पोजीशन में नहीं है फॉर्म के अंदर कैश लाने के लिए, अब पार्टनर्स कह देते हैं कि हम तो इस पोजीशन में नहीं है कैश लेके आए, तो इसके अंदर जो है वो क्या होता है कि जो पार्टनर्स हैं, मान लीजिए ए पार्टनर है, अब क्या हो गया, ए पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, तो वो क्या करता था, ब्रिंग कैश, फॉर्म में कैश ले आते थे और फॉर्म में सॉर्ट आउट हो जाता था। लेकिन अब जो पार्टनर्स हैं वो क्या हो गया है कि कैश लाने की पोजीशन में ही नहीं है, पोजीशन ही नहीं बन रही है उनकी कि वो कैश लेके आ सकता है, तो क्या करते थे कि अदर पार्टनर्स जो होते थे ना, अदर पार्टनर्स अपने प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग जो रेशियो था उसमें कैपिटल ले आते थे, ये होता था बिफोर गार्नर वर्सेस मूरे रूल से पहले, ठीक है, तो ये कब होता था, बिफोर गार्नर वर्सेस मूरे रेशियो। समझ आ गया आपको? तो गार्नर वर्सेस मूरे का जो एक केस बना था, उस केस से पहले जो पार्टनर्स हैं इंसॉल्वेंट पार्टनर के लिए खुद कैपिटल लेके आते थे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, लेकिन बाद में क्या हुआ, कहते हैं कि गार्नर वर्सेस मूरे में अगर एग्रीमेंट की एब्सेंस है, कोई भी एग्रीमेंट नहीं बना, तो
जो एग्जिस्टिंग पार्टनर, जो सॉल्वेंट पार्टनर्स है, वो उन अपनी कैपिटल रेशियो के अंदर लेके आएंगे। ठीक है, जो इंसॉल्वेंट पार्टनर का लॉस है ना, वो अपनी कैपिटल रेशियो में बियर करेंगे, ना कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर बियर करेंगे। क्यों? क्योंकि जो ये लॉस है, जो इंसॉल्वेंट है, ये कैपिटल लॉस है। ठीक है, नॉर्मल लॉस नहीं है। ये कौन सा लॉस हो गया है? कैपिटल लॉस हो गया या एबनॉर्मल लॉस हो गया, क्योंकि पार्टनर डेली इंसॉल्वेंट नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए इसके अंदर गार्नर वर्सेस मूरे रूल में हुआ कि अगर मान लीजिए कोई भी पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है, तो इसमें जो भी लॉस है, वो लॉस इन सॉल्वेंट पार्टनर्स अपनी कैपिटल रेशियो के अंदर डिवाइड करेंगे। समझ आ गया ये आपको? ये बच्चे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो प्लीज इसको ध्यान से समझिए। अब मैं एक बार दोबारा से आपको सारी रिवीजन करवा देती हूँ, फिर हम इसका एक छोटा सा एग्जांपल करेंगे। पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है, तो वो क्या लेके आता है? कैश ले आता है फॉर्म में और सॉर्ट आउट हो जाता है। बट अब जो पार्टनर इंसॉल्वेंट हुआ था, वो क्या है? वो कैश लाने की पोजीशन में नहीं है। तो क्या होता था? जो सॉल्वेंट पार्टनर्स हैं, वो अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर ले आते थे। जो भी कैपिटल मतलब जो भी उसका लॉस होता था इंसॉल्वेंट पार्टनर का, वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर देते थे और वो सॉर्ट आउट कर देते थे सारे मैटर को। लेकिन हुआ क्या? एक केस आया गार्नर वर्सेस मूरे का। इसके अंदर, इसके आने के बाद उन्होंने कहा कि जो इंसॉल्वेंट पार्टनर्स है, उसका जो लॉस है, वो लॉस हमारा एबनॉर्मल लॉस है। एबनॉर्मल लॉस है मींस कैपिटल लॉस है, तो इस लॉस को हम कैपिटल रेशियो में ही डिवाइड करेंगे, ना कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर डिवाइड करेंगे। क्लियर है? अब इसके अंदर हम एक एग्जाम्पल है, गार्नर वर्सेस मूरे का ही एग्जाम्पल समझा रही हूं आपको, तो वो देखिए। 3 पार्टनर्स थे, गार्नर, मूरे और विल्किन। ये देखिए, गार्नर, मूरे और विल्किन। ठीक है, अब सबसे पहले इनकी कैपिटल्स दे रखी थी इन पाउंड्स। कैपिटल है ये हमारी पाउंड के अंदर है, क्योंकि आउट ऑफ इंडिया की थी। 2500 पाउंड्स थे, 314 पाउंड्स थे, और ये ब्रैकेट के अंदर 263। ये क्या है? लॉस है, कैपिटल लॉस हो गया ये। ठीक है, अब ये भी लॉस था और रियलाइजेशन अकाउंट का भी लॉस ही है। आ गया ना कैपिटल डेफिशिएंसी? मैं आपको कह रही थी ना कि कैपिटल के अंदर भी डेबिट बैलेंस हो गया है और रियलाइजेशन का भी लॉस हो गया है, तो ये लॉस सबको बियर करना पड़ रहा था। 212 और सेम ही होगा आई थिंक, यस 212, ये भी लॉस हो गया। बट ये था कि इनका तो पॉजिटिव था, 2500 में से 212 लेस कर दिया, तो ये जो है 2288। 314 में से 212 लेस हुआ तो 102 हो गया, बट इसका तो एडिशन ही होगा क्योंकि ये भी लॉस हो गया, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी हमारी? 475। तो ये तो पूरे का पूरा ही लॉस हो गया। अब इस लॉस को कैसे कलेक्ट किया जाए बाय गार्नर एंड मूरे? तो गार्नर ने तो बोला कि ये जो प्रॉफिट है, लॉस है, ये इक्वली डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली इसकी कैपिटल क्या थी? ज्यादा थी, 2500 थी। तो अगर कैपिटल रेशियो के अंदर लॉस बियर किया जाता है, तो इसको ज्यादा पे ऑफ करना पड़ेगा इस लॉस के लिए। तो गार्नर तो कह रहा था कि इक्वली 475 डिवाइड बाई 2 करो और वो लॉस बियर किया जाएगा। बट जो मूरे है वो कहता कि ये वाला जो लॉस है ना, वो एबनॉर्मल लॉस है, ये कैपिटल लॉस है, तो इसको हम उनकी कैपिटल रेशियो के अंदर ही डिवाइड करेंगे। केस हुआ, इस केस की जो डिसीजन है वो लिया था मिस्टर जस्टिस जॉयस। ठीक है, मिस्टर जस्टिस जॉयस ने लिया था कोर्ट के अंदर, और उन्होंने ये बात बोली कि जो लॉस है वो पार्टनर्स, जो लॉस बॉर्न रियलाइजेशन के अंदर जो लॉस है,
ये वाला जो लॉस है वो लॉस बोर्न बाय ऑल पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो वो लॉस तो इन्होंने बियर कर लिया 212, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली थी, इसलिए इन सब ने इक्वली ये लॉस को बियर कर लिया। ठीक है, उसके बाद और पार्टनर जो हैं वो जो भी उनका रियलाइजेशन का लॉस है, जो सॉल्वेंट पार्टनर्स है जो रियलाइजेशन का लॉस है उसको इक्वली ले बियर करेंगे। कर लिया उन्होंने, कैश में बियर करना है या जैसे भी, बट जो ये वाला जो लॉस है ना वो कैसे बियर किया जाएगा, बाय कैपिटल रेशियो के अंदर। ठीक है, ये जस्टिस जॉइस ने अपनी हियरिंग्स जो भी हुई थी कोर्ट के अंदर, डिसीजन हुआ था, उस डिसीजन में इन्होंने ये फैसला सुनाया था कि हमेशा जो ये लॉस है सॉल्वेंट पार्टनर्स का वो उनके कैपिटल रेशियो के अंदर डिवाइड होगा। इसलिए ये जो 475 का लॉस है ये गार्नर और मूरे ने उनकी कैपिटल रेशियो के अंदर बियर किया था। तो समझ आ गया कि हमेशा इंसॉल्वेंट पार्टनर्स का जो लॉस है या कैपिटल की जो डेफिशिएंसी हुई है 475 की, वो सारी की सारी सॉल्वेंट पार्टनर्स उनके कैपिटल रेशियो में बियर करेंगे। ये था गार्नर वर्सेस मूरे का रूल। समझ आ गया आपको? ये इंपॉर्टेंट है, यूजीसी नेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से 2 मार्क्स से कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं कि गार्नर वर्सेस मूरे रूल में किस रेशो के अंदर सॉल्वेंट पार्टनर जो है वो इंसॉल्वेंट पार्टनर्स का लॉस बियर करते हैं। तो आपने कहना है कि कैपिटल रेशो के अंदर बियर करेंगे लॉस को। ठीक है, कई बार क्वेश्चन को ऐसे भी घुमा के दे देते हैं कि कैपिटल रेशो कौन बियर करेगा और किसका लॉस होगा, तो वो लॉस तो सॉल्वेंट इंसॉल्वेंट पार्टनर्स का बियर कौन करेंगे, सॉल्वेंट पार्टनर्स करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से पजल करने वाले होते हैं, हमें सारे पॉइंट्स आते होते हैं, बस ये पजल कर देते हैं और इस तरह से हमारे वहां पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम हॉल में। तो आज के लिए इतना ही है। आप नेक्स्ट अब हम करते हैं अपना जो भी टॉपिक होगा वो नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो आज के लिए इतना ही, एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड गॉड ब्लेस यू।